नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशिव कुमार एक बार फिर से आप सभी का गुरु मंत्रा रेडियो क्लास में स्वागत करता हूं। वे छात्र जो नए हैं, जो आज पहली बार हमारे रेडियो क्लास को सुन रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास गुरु मंत्रा विद्या संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार द्वारा चलाए गए ये प्रोग्राम गुरु मंत्रा रेडियो क्लास के अन्य एपिसोड को सुनने के लिए आप YouTube में सर्च करें चंद्रशिव कुमार। आप चंद्रशिव कुमार सर्च करके मेरे अन्य रेडियो क्लास सुन सकते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है राज्य व्यवस्था, BPSC 64। मतलब कि BPSC 64 में जो राज्य व्यवस्था के सवाल पूछे गए थे प्रारंभिक परीक्षा में यानी PT की परीक्षा में, उनके सवालों का हम अभ्यास करेंगे। हमारा पहला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सवाल एक बार फिर से सुन ले। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है विधि मंत्री, चौथा विकल्प है भारत के महान्यायवादी, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है पहला विकल्प राष्ट्रपति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत अन्य प्रावधानों में से एक प्रावधान ये भी है कि वह राष्ट्रपति को अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकता है एवं भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लागू होता है, उन पर भी यही नियम लागू होता है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत। अब हमारा अगला सवाल है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ये वो सवाल है जो अक्सर आते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसके पहले विकल्प है जगजीवन राम, दूसरे विकल्प है काका साहेब कालेलकर, तीसरे विकल्प है BD शर्मा, चौथे विकल्प है BR अम्बेडकर, पांचवें विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प 2 यानी काका साहेब कालेलकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, अनुच्छेद को ध्यान में रखें, कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 यानी 340 में पिछड़ी जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के अनुरूप काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 24 जनवरी 1953 को किया गया था। इसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 अथवा काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सवाल एक बार फिर से ध्यान से सुन ले। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पहला विकल्प है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, दूसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है राज्य के राज्यपाल, चौथा विकल्प है मुख्यमंत्री, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प 3 राज्य के राज्यपाल, यानी राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल, यहाँ ध्यान दें, संबंधित राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 315 315 आर्टिकल 315 से ध्यान में रखें हमेशा। अनुच्छेद 315 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु राज्यपाल को इन्हें हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पद मुक्ति या उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या उनके पद मुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इस सवाल को फिर से एक बार सुने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका पहला विकल्प है अनुच्छेद 330, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 331, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 332, चौथा विकल्प है अनुच्छेद 333, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है पहला विकल्प यानी अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह ध्यान रखें, 330 में लोकसभा में और 332 में राज्य के विधानसभा में। अब हमारा अगला सवाल है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? पहला विकल्प प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा विकल्प भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तीसरा विकल्प राष्ट्रपति द्वारा, चौथा विकल्प उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प 3 यानी राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाते हैं, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उन्हें फिर से हटा सकते हैं। ये उनके लिए एक प्रसाद पर्यंत के लिए होते हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित है। प्रथम ये कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा वो व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए भी जो आयु होती है वो 35 वर्ष की ही होती है। लेकिन कभी कभी ये सवाल आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए या मुख्यमंत्री के लिए कितने हैं, तो यहाँ पर होंगे जवाब कि जितने वर्ष की उम्र में उन्हें लोकसभा, राज्यसभा या फिर मुख्यमंत्री के लिए राज्य की विधानसभा या उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य बनने की यदि वो योग्य है तो वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यदि वो लोकसभा या राज्यसभा सदस्य के बनने के योग्य है तो वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और यदि वह विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बनने के योग्य है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित किया जाता है और एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का पदभार भी दिया जा सकता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि राज्यपाल के विषय में 2 बातें एक परंपरा बन गई थी कि राज्यपाल कभी भी उस राज्य का राज्यपाल, कोई व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है जिस राज्य का वो निवासी है। दूसरा, किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति से पहले केंद्र की जो सरकार होती है, जो मंत्रिमंडल होती है, वह उस राज्य के यानी संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल से, वहाँ के जो स्थानीय सरकार है उनसे सलाह मशवरा करती है। किंतु 1969 यानी 1969 के बाद जब गैर कांग्रेसी सरकार बननी शुरू हुई राज्यों में तो ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब हमारा अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ये सवाल अक्सर आते हैं बीपीएससी में, थोड़े कभी चेंज होकर, लेकिन इसलिए इस सवाल को ध्यान से सुने और इसकी व्याख्या को भी ध्यान से सुने, क्योंकि इसके सवाल से संबंधित कोई एक सवाल अक्सर बीपीएससी में आ जाते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए?
पहला विकल्प 18 वर्ष, दूसरा विकल्प 21 वर्ष, तीसरा विकल्प 25 वर्ष, चौथा विकल्प 30 वर्ष, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा विकल्प 25 वर्ष। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि भारत में वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की ही उम्र में मिल जाती है, लेकिन लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार 25 वर्ष की आयु में मिलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अनुच्छेद 84 ख के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जो कि 173 अनुच्छेद 173 के ख में वर्णित है, तथा राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इस बात को ध्यान में रखें। लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए 25 वर्ष, वहीं राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ये सवाल ध्यान से सुने। अक्सर वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन में यही क्वेश्चंस आते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 280, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 269 यानी 69, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 268 और चौथा विकल्प अनुच्छेद 265, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है पहला विकल्प अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था। वित्त आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण करना है। संविधान के अनुसार वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। इनका गठन 2017 में किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 280 की 1 के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 280(2) के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग की निर्धारित करे। संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ताएं निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कई अहर्ताएं हैं, जैसे कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। अन्य 4 सदस्य में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अहर्ता हो, या उन्हें प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे कैसे आगमों का आवंटन करे, ये इनका मुख्य कार्य है। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान सहायता दिया जाना चाहिए, ये भी इनका कार्य है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना एवं राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, ये इनके कार्य है। इन्हें कई शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुए कार्यवाही की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। 15वें वित्त आयोग
का गठन 22 नवंबर 2017 को किया गया, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेंगे। इनसे पहले 14 वित्त आयोगों का गठन किया गया था और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019 से 20 तक के लिए वैध रही। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वहीं 27 नवंबर 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन.के. सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 से 14 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। जो 15वें वित्त आयोग के जो 4 अन्य सदस्य हैं वे निम्न हैं: शक्तिकांत दास, भारत सरकार के पूर्व सचिव, लेकिन वे अब यहाँ से भारत के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर बन चुके हैं। शक्तिकांत दास अब आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। उनके स्थान पर पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा ले चुके हैं उनके स्थान को। डॉक्टर अनूप सिंह वीएन के शब्द जो कि सहायक प्रोफेसर जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में रहे हैं। डॉक्टर अशोक लहरी जो कि बंधन बैंक के अध्यक्ष रहे थे अंशकालीन, और डॉक्टर रमेश चंद्र जो नीति आयोग के अंशकालिक सदस्य रहे। ये सब 15वें वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्य में एक है। वित्त आयोग की आवश्यकता संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और कार्यों के विभाजन की अनुमति के देने के आधार पर इसकी आवश्यकता पड़ी। इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित भी किया जाता है। अब हम अपने अगले सवाल में आते हैं। वित्त आयोग के बारे में विस्तार से पूर्वक जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन यूपीएससी एसपीएससी स्टडी विद चंद्रा से जुड़कर ले सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ मिलेंगे जिसमें कि वित्त आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी हुई मिलेगी। अब हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? इसके विकल्प है: पहला 1998, दूसरा 2000, तीसरा 1999, चौथा 2001, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी 2000 ईस्वी। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसे 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से का विभाजन कर बनाया गया। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है: बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड की राजधानी रांची है तथा दुमका इसकी उपराजधानी है एवं पलामू और के अलावा अन्य 2 शहरों को उनकी उपराजधानी बनाने की बात चल रही है। झारखंड का अधिकांश हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर विस्तृत है। अब हमारा अगला सवाल है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? ये सवाल बीपीएससी ही नहीं अन्य कई एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए इस सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुने। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? इसके पहले विकल्प है 1947, दूसरे विकल्प है 1951, तीसरे विकल्प है 1956, चौथे विकल्प है 2000, पांचवें विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 3 यानी 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत के स्वतंत्रता के बाद देश के राज्य एवं क्षेत्रों के भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने हेतु एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आए थे।
फजल अली आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। इस अधिनियम के बाद भारत 14 राज्य तथा 5 संघ राज्यों का गठन किया गया था और वर्ष 1956 में भारत के राज्य की सीमाओं में अतिरिक्त परिवर्तन भी किए गए थे। माफ कीजिएगा, 6 संघ राज्य बनाए गए थे, 5 नहीं 6 संघ राज्य। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इसके जो विकल्प है 1983, दूसरा विकल्प 1984, तीसरा विकल्प 1985, चौथा विकल्प 1987, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प 4 यानी 1987। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए जून 1983 यानी 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किया गया था। आयोग के अन्य सदस्यों में श्री बी शिवरमन, डॉक्टर SR सेन तथा रामा सुब्रमण्यम शामिल थे। आयोग ने अनेक अध्ययनों, सूचनाओं तथा चर्चाओं के बाद 1600 पृष्ठों का विस्तृत रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987 यानी 1987 में प्रस्तुत की। अब हमारा अगला जो सवाल है वह है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ये सवाल एक बार फिर से सुने, ये पंचायत से संबंधित सवाल है। अक्सर ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आते रहते हैं, विशेषकर पीटी के एग्जाम में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? विकल्प 1 अनुच्छेद 33, विकल्प 2 अनुच्छेद 40, विकल्प 3 अनुच्छेद 48, विकल्प 4 अनुच्छेद 50, विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प 2 अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य सरकार को पंचायत के गठन के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में आते हैं, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में किए गए हैं। प्रकृति के आधार पर मैं आपको बता दूं, प्रकृति के आधार पर राज्य के नीति निदेशक तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है। एक समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए एक गाइडलाइन देती है। चूँकि अनुच्छेद 40 गांधीवादी प्रकृति के माने जाते हैं, क्योंकि भारत में पंचायती राज की संकल्पना महात्मा गांधी ने किए थे। मैं आपको विस्तार से बता दूं कि हमारे कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी है, कौन कौन सा अनुच्छेद समाजवादी है और कौन कौन सा अनुच्छेद उदारवादी है। सबसे पहले हम आपको समाजवादी प्रकृति के माने जाने वाले राज्य के नीति निदेशक तत्व बताते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 के क ये समाजवादी प्रकृति के राज्य के नीति निदेशक तत्व माने जाते हैं। वहीं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 गांधीवादी प्रकृति के माने जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 उदारवादी प्रकृति के माने जाते हैं। अब हम अपने अगले सवाल में आते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं
ये बात मैंने अपने पिछले रेडियो क्लास के दौरान भी किए है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो ये अक्सर शिकायत करते हैं, जिन्हें ये शिकायत रहता है कि उनके पीटी एग्ज़ाम निकल रहे हैं लेकिन मेंस एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहे। जब मैंने उन छात्रों से बात किए तो उन सब में एक समान ही बात पाए, इस 98% 97-8% स्टूडेंट्स में, कि जब मैंने उन लोगों से पूछा आप लोग मेंस की तैयारी कब से शुरू करते हैं, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि वे मेंस की तैयारी पीटी के रिजल्ट के आने के बाद करते हैं। ये उनके मेंस का एग्ज़ाम ना निकलने का सबसे बड़ा कारण है, और ना ही वे शुरू से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अब सिविल सर्विस ने एग्ज़ाम लेने का तरीका बदल लिया है। अब जितने भी पीसीएस है, चाहे राज्य के, बिहार के, या फिर अन्य राज्य के, या फिर यूपीएससी ही हो, उन्होंने अपना एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है, जो स्ट्रेटजी, वो बदलाव किया है। अब वो समय नहीं रहे कि पहले पीटी का रिजल्ट आते थे और मेंस के एग्ज़ाम के बीच लंबा समय मिल जाते थे। बाय चांस किसी कारणवश मिल जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, वो अलग बात है, नहीं तो सामान्यतः आयोग ये कोशिश करती है कि पीटी के रिजल्ट आने के जल्द से जल्द मेंस का एग्ज़ाम ले लें। इसलिए ये कोशिश करें सभी छात्र कि मेंस की तैयारी पहले से करें। और अभी जो वर्तमान समय में हर पीसीएस का यदि आप सिलेबस देखिए पीटी का और मेंस का, तो 70 शायद कम ही हो, अब 80 से 90%, मैं जहाँ तक रीड कर पा रहा हूँ, 80 से 90% सिलेबस, यानी कि जो पीटी में पढ़ना है वही मेंस में पढ़ना, और जो मेंस में पढ़ना वही पीटी में पढ़ना, ये सेम है। और कुछ अगर थोड़ा डिफरेंट है भी तो वो थोड़ा बहुत आप अलग से पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप मेंस की तैयारी शुरू से करते हैं तो आपका पीटी का तैयारी उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए मजबूती मिलेगा। पीटी की तैयारी के लिए जो अतिरिक्त मजबूती के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी करें, पीटी की तैयारी उसके साथ हो जाएगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस में नहीं आते हैं लेकिन पीटी में आते हैं, उनको आप अलग से पढ़ लें। और जब भी आप फॉर्म भरने का डेट निकलता है, यानी जब भी किसी भी पीसीएस का नोटिफिकेशन आते हैं, उस दिन के बाद से आप उस पीसीएस का सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। पहले प्रीवियस ईयर, फिर सेट प्रैक्टिस। और जनरली जहाँ तक आप देखेंगे हर पीसीएस के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 45 से 50 दिन का समय ज़रूर मिलता है। यदि आप 50 दिन में 50 सेट भी बनाते हैं 150 या 200 क्वेश्चन का, तो लगभग आपका 7 से 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, जो कि आपकी पीटी की तैयारी के लिए बहुत मजबूती देने वाले। इसलिए घबराए नहीं, धैर्य से एक रणनीति के तहत तैयारी करें, मानसिक तनाव ना लें, और मेंस की तैयारी शुरू से करें। मेंस की तैयारी अगर आप शुरू से करते हैं तो उसी के साथ आपका पीटी का भी तैयारी हो जाता, और आंसर राइटिंग शुरू से करते रहें। आंसर राइटिंग आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा निखरेगा। इस बात को समझें कि ये कोई कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है जहाँ सिर्फ आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपके नॉलेज के साथ साथ आपके नॉलेज का प्रेजेंटेशन भी चेक किया जाता है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को ये पता है कि जो स्टूडेंट मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पीटी का रिजल्ट निकालने के बाद आए हैं, यानी कि वह लाखों स्टूडेंट को धकेल करके फिर ये मेंस के एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो इनके पास नॉलेज है। बस वह आपका नॉलेज का प्रेजेंटेशन देखना चाहते। इसलिए जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका अपने नॉलेज का प्रेजेंटेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी एक साथ करें, एक रणनीति के तहत, कि दोनों तैयारी एक साथ हो जाए, और आंसर राइटिंग शुरू से करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग में निखार आएगा। अब हम अपने अगले सवाल में जाते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुने। राष्ट्रपति, ध्यान से सुने, सवाल बस इतना ही है, राष्ट्रपति। आगे का सवाल विकल्प में छुपा है। पहला विकल्प संसद का हिस्सा नहीं होता है, दूसरा विकल्प संसद का हिस्सा होता है, तीसरा विकल्प संसद का हिस्सा होता और संसद में बैठता है, चौथा विकल्प संसद में वोट दे सकता है,
पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी संसद का हिस्सा होता है। अर्थात राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है किंतु वो बैठते नहीं है, ना ही इसमें वो वोट देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। यानी संसद के 3 अंग हुए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में राष्ट्रपति को राज्य प्रमुख माना जाता है, इसलिए उसे संघ का कार्यकारी प्रमुख भी कहा जाता है। दोनों सदन प्रस्तावित बिल को पारित करते हैं, उसके बाद ये राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम या कानून बन जाता है या बन पाता है। अब हमारा अगला सवाल, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये सवाल भी कई बार आ चुके हैं और अक्सर आते रहते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुने। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पहला विकल्प विधि मंत्री, दूसरा विकल्प भारत के राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा विकल्प प्रधानमंत्री, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। ये भी सवाल अक्सर आते हैं कि भारत सरकार के मुख्य सलाहकार कौन होते हैं, मुख्य विधि सलाहकार कौन होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ठीक राज्यपाल की तरह अपना पद धारण करते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है वे है के वेणुगोपाल, जिन्होंने 2017 में अपने पद को धारण किए हैं। महान्यायवादी केंद्र सरकार की ओर से सभी वादों, अपीलों, कार्यवाहियों हेतु उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होते हैं। महान्यायवादी सरकारी सेवक नहीं होता अथवा उसे निजी विधिक कार्य करने की छूट होती है। जो छात्र नए हैं, जो पहली बार आज हमारे गुरु मंत्र रेडियो क्लास से जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास गुरु मंत्रा विद्या संस्थान द्वारा चलाई जाती है और गुरु मंत्रा विद्या संस्थान एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विस के लिए। ये इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पीटी, मेंस और आंसर राइटिंग की तैयारी करवाती है। पीटी ग्रुप 50 स्टूडेंट का होता है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। आंसर राइटिंग 35 स्टूडेंट का ग्रुप होता है जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से चलते हैं। वही मेंस 4 से 5 स्टूडेंट का क्लास ग्रुप बनता है जिन्हें कि प्रतिदिन 3 घंटे, एक सुबह एक शाम यानी एक विषय सुबह एक विषय शाम को कराए जाते हैं। बिल्कुल क्लासरूम की तरह उन्हें व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए नोट्स लिखाए जाते हैं, डिस्कशन किए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वीडियो कॉल किए जाते हैं। एक विषय उनमें सुबह कराए जाते हैं, एक विषय शाम में कराए जाते हैं। जिन छात्रों को इन तीनों में से किसी भी क्लास में जुड़ने की इच्छा हो वे हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर ले 9135904639 9135904639 9135904639। इसी के साथ बीपीएससी 64वीं की राज्य व्यवस्था के सवाल समाप्त होते हैं। कुल इसमें राज्य व्यवस्था से जितने सवाल आए थे हम उनका अभ्यास कर चुके हैं। अब हम इसी के साथ गुरु मंत्रा रेडियो क्लास के 5वां एपिसोड समाप्त होते हैं। आप सबको धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए और अब हमें इजाज़त दें। हम बहुत जल्द आपके साथ 6ठे एपिसोड में आपसे फिर जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर वही कहूँगा कि कोई आप तनाव ना लें, एक रणनीति के तहत आराम से तैयारी करें। एक रणनीति बनाकर तनाव मुक्त होकर आप आराम से सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। अधिकांश छात्र तनाव के कारण वे इतने तनाव ले लेते हैं कि वो अच्छे स्टूडेंट होने के कारण भी वे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता या फिर वो आंसर राइटिंग नहीं कर। तनाव मुक्त हो और तनाव मुक्त होकर जो नए आयोग जो अपने रणनीति बदल रहे हैं,
आप भी आयोग के साथ साथ अपनी रणनीति को बदलें और सिविल सर्विस की तैयारी करें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हमें इजाज़त दें। हम बहुत जल्द आपसे अपने अगले एपिसोड में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बता दूं कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास के 10वें एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड होने वाले हैं। तो उसे आप सब ज़रूर सुनें।